फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर ईरान पर बड़े हमले को एक बार फिर मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूं। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। ईरान पर हमले रोक रहे हैं ताकि ईरान के कायदीन को कोई तजवीज़ दें। अमरीकी फ़ौज को हिदायत की है कि वो आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रखे और दीगर तमाम मामलात के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दौरा पाकिस्तान भी मौखर। ट्रंप इंतजामिया का कहना था कि ईरान का मस्बत रद्दअमल न आने पर नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया गया। ताहम ईरान का मस्बत रद्दअमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि फरीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिश जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद ने कहा कि जूं ही वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी, ईरानी जहाज पर कब्जे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त तशवीश है। हम नेक नियति और संजीदगी से मुज़ाकरात में गए, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने भी अपने दो टोक पैगाम में वाजे कर दिया कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। PSL में रावलपिंडीज की टीम को 8वें मैच में भी शिकस्त हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने यकतरफा मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया। इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 197 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन बनाए। 198 रन के ताक़ुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7 विकेटों पर 188 रन बना सकी। शामिल हुसैन 53 और राइली रूसो 62 रन की इनिंग्स खेली। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया जैक्सन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और एक नए दिन की शुरुआत आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें भी लेकर आएगा। अच्छी खबरें हम भी देना चाहते हैं, लेकिन जो खबर आगे सबसे ऊपर है इस वक्त वो ये है कि दो आलमिया इस वक्त जो तनाजुर है उसमें गुज़िश्ता रोज़ आलमी सियासत में बहुत ही हलचल नज़र आई है। ईरान अमरीका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और अमरीकी नायब सदर की पाकिस्तान आमद के ऐलान और फिर ईरान के इनकार के बाद दौरा मौखर करने की खबरें भी हैं। लेकिन ओवरनाइट ये हुआ, बल्कि अलग सभा ये हुआ कि खबर ये आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, ईरान पे उन्होंने हमला जो वो सोच रहे थे करने का उन्होंने रोक दिया है। यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान की दरख्वास्त पे अमन को मज़ीद तक़वियत दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे अपने बयान पे भी ये कहा है कि मैं ये हमले रोक रहा हूँ। आगे चल के हम इस पर भरपूर बात भी करेंगे कि ये जो सीज़फायर हुआ है अब इसमें किसके लिए विन विन सिचुएशन है, किसके लिए विन लूज़ और किसके लिए लूज़ लूज़ सिचुएशन है। और जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस ज़मीन को, धरती को ठीक रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो आज मदर अर्थ डे मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली मकसद क्या होगा इस दिन का? दुनिया को बचाना, माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी, जंगलात की कटाई, जंगली हयात के खात्मे जैसे मसाइल की आगाही पैदा करना। सो दिस इज़ द अर्थ डे टुडे। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक जानिब तो आज इस पे बात होगी कि माहौल को कैसे बचाएं, लेकिन इस वक्त अर्थ डे के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है
कि किस तरह इस ज़मीन को अमन का गहवारा बनाया जाए। एब्सोल्युटली, ताकि लोगों के लिए जीने की जगह जो है वो ज़्यादा रहे और उनके लिए ज़िंदगी आसान रहे। और इस पर आगे चलकर हम ज़रूर ही बात करेंगे कि अर्थ डे को हम मनाते तो हैं हर साल, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्चुअली करते क्या हैं, हमारा अमल क्या है, एक्शन क्या है। और अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं खेल के मैदान से PSL का। तो जनाब PSL 11 के मैचेस जारी है और कराची मरहले के बाद अब दोबारा से लाहौर PSL ने जाना है। कल 2 मैचेस खेले गए थे और दोनों मैचेस में शानदार परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने में मिली। एक तरफ तो लाहौर कलंदर्स ने शानदार कमबैक कर दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर से जीत जाएगी, बट क्या कहें, फ़खर जमान जिन्होंने 103 रन बनाए, धुआंधार सेंचुरी, एंड दैट इज़ हाउ हम सब ने एक और अच्छी सेंचुरी और एक और बैटर को अच्छा करते हुए देखा और इस तरह से लाहौर कलंदर्स अपना कल का मैच जीत गए। दूसरी जाने मुल्तान का मैच था, विच इज़ द फॉर्मर टीम ऑफ रिजवान, जो कि कल का मैच पिंडीज़ हार गए एज एक्सपेक्टेड। कल भी पिंडीज़ अपने लिए कुछ पुल ऑफ नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शो विद द बिगेस्ट डेवलपमेंट, और वो ये कि अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंगबंदी में तोसी का किया है ऐलान। ट्रंप ने यह कहा कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मौखर कर रहे हैं। जंगबंदी में तोसी का ये ऐलान खुशाइन तो है, मगर ट्रंप ने साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी बरकरार रखी है। अगर एक मरतबा फिर चलाएं इससे पहले कि हम अपने गेस्ट पे जाएं, ट्रुथ सोशल की वो पोस्ट, और हम सिर्फ लैंग्वेज को मद्देनजर रखें। जब ट्रंप आगाज़ करते हैं इस ट्रुथ सोशल के अपने स्टेटमेंट का, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, बस मैं यही पे इस चीज़ को रोकूंगा। इसी के साथ चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं और इसके साथ साथ सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जौहर साहब, यस, ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की एक बार फिर मानी गई है, और मान भी कौन रहा है, अमरीका। नाउ दिस इज समथिंग बिग, बट मैं आगाज़ करना चाहूँगा जैसे कि सदर ट्रंप ने आगाज़ किया है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईरानियन गवर्नमेंट इज़ फ्रैक्चर्ड। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्या ट्रंप को कोई बता नहीं रहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट इज़ नॉट फ्रैक्चर्ड? क्या ट्रंप को कोई बता नहीं रहा है कि वो टिट फॉर टैट आपको मिल रहा है? क्या ट्रंप को कोई बता नहीं रहा है कि कल वाला मामला जो उन्होंने कहा था कि डस्ट साइट्स हैं ईरान की, न्यूक्लियर जो साइट्स थी, वो डस्ट साइट्स, आई डोंट नो कि वो डस्ट कहीं दिखाई, अल्लाह ना करे कि वो न्यूक्लियर डस्ट उठे इस रीजन में। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? के ठीक है, पीस की बात ठीक है, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द मूड कि ट्रंप जिस मूड में है भाई? देखिए, ट्रंप ने तो खैर, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल शाम को किसी तकरीब में वो थे तो बताया गया कि वहां पे भी उनसे जंग के बारे में सवाल हुआ, तो वहां पे वो कुछ स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, व्हाइट हाउस में तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने उसके बारे में कुछ भी कहने से जो है ना गुरेज किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि उनकी कुछ स्टेटमेंट से पिछले दिनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं। देखिए, इस वक्त हम ना एक बड़े क्रिटिकल फेज में हैं, बहुत ही, मैं समझता हूँ बड़े नाजुक मोड़ पे हैं सारी नेगोशिएशंस में। ये जो इस वक्त जंग चल रही है, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे डायलॉग को एक चांस और दिया, पुरअमन मुज़ाकरात को एक चांस अभी और दिया है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अब दो तीन चीजें इसमें जो हैं वो आम हैं, जो मेरे अंदाजे थे जो मैं पिछले दिनों से भी कह रहा था, अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें लगता है कि वो अंदाजे ठीक थे। एक तो ये देखें कि जो कोर इशू है, जो मैं कहता रहा हूँ कि वो न्यूक्लियर इशू है, उसमें भी 2 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला, जो जीरो एनरिचमेंट वो चाहते हैं, वो कितने अरसे के लिए होगी, और फिर वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जिसको वो न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर डस्ट तो शायद नहीं है, वो गैस के सिलेंडर्स की सूरत में मौजूद है उन साइट्स में जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी ऊपर से, लेकिन वो नीचे से इंटैक्ट हैं अभी तक, जमीन 2 साइट्स हैं। तो ये 2 इश्यूज अभी तक जो है ना रिजॉल्व नहीं हुए। ये रिपोर्ट्स ये हैं कि उन्होंने जो लास्ट तजवीज़ भेजी है अमेरिका ने उस बारे में ईरान को, उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं किया। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है, देखें, जो उन्होंने फ्रैक्चर्ड लीडरशिप की बात की, अब इत्तेफाक से इससे मिलते जुलते लफ्ज मैंने भी कल अपने कमेंट्स में इस्तेमाल किए थे। मसला तो है ईरान में इस वक्त जो है ना, जो लीडरशिप है, क्योंकि देखिए उनकी इतनी ज्यादा असैसिनेशंस हुई हैं, जिसमें सुप्रीम लीडर से लेके बहुत ही ज्यादा कुछ 40-50 मजीद लोग जो है टॉप टियर लीडरशिप के और या उसके फौरन बाद जो है उनको असैसिनेट किया गया, तो सारे नए लोग आए हैं। तो उसमें अभी तक वो सिस्टम उस तरह का स्ट्रीमलाइन नहीं है जिस तरह पहले होता था। उसमें थोड़े से पावर सेंटर्स भी हैं, और एक कंसेंसस पे पहुंचना उतना आसान नहीं है।
तो इसलिए वो अब चैलेंज असल में वो चैलेंज है अभी। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रंप ने खुद भी थोड़ा-सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया था, कुछ इन्होंने जो स्टेटमेंट्स रिसेंटली दी, क्योंकि उन स्टेटमेंट से ये हुआ कि ईरान में जो उन पावर सेंटर्स को एक किस्म का जो कोलैप्स कर रहा था, जो वो एक ऐसे शख्स जो वहाँ पे सारे पावर सेंटर्स के बीच में जो इस वक़्त राब्ते का काम भी कर रहे थे, और वो जो है ना बहुत ही अहम इस वक़्त शख्सियत वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की हैं, जिनको सारों की ही अप्रूवल या तायीद हासिल है, वो कालिबाफ, बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर हैं उनके। अच्छा, ये पहले आईआरजीसी में भी रहे हैं, फिर उसके बाद ये बिजनेसमैन भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं तेहरान के। तो उनके कनेक्शंस सुप्रीम लीडर से लेके आईआरजी से जो है प्रेसिडेंसी, हर जो है ना जो पावर सेंटर है उससे बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन अब वो भी थोड़े कंस्ट्रेंट हो गए हैं इस वक्त। उनकी अब स्टेटमेंट्स उनके दफ्तर से आ रही हैं, वो भी थोड़ी सख्त आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि फिर प्रेशर आ जाता है ना आप पे कि जी कोई ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी कि जी ये तो बस सब कुछ मान गए हैं जी, और हम ब्लॉकेट भी नहीं हटाएंगे, और वो सारी अपना हुर्मस जी बंदिश उसकी खत्म कर देंगे। तो उनको बहुत ही ज्यादा एक उस आई वुड से एक मुश्किल में डाल दिया वहाँ के डिसीजन मेकर्स को, कि उनके लिए फिर जॉय साहब, मानना जितनी चीज़ों को मुश्किल हो ज़्यादा जाता ये है। जंग लंबी होती चली जाएगी उतना ज़्यादा फेस सेविंग इम्पॉर्टेंट होती चली जाएगी, एज आई फील दोनों दोनों के लिए, चाहे फिर वो यूएस हो चाहे फिर वो ईरान हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी आवाम का प्रेशर भी होता है और दीगर पॉलिटिकल मामला भी होते हैं। बट टेल मी अबाउट गल्फ ऑफ ओमान, कितना गल्फ ऑफ ओमान में जहाँ जितना आगे यूएस आया हुआ है, और हम ये समझ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करता है ईरान की, जो भी उनकी मुतालबात हैं उसको अगर हम सामने रखते हैं। सो जितना ज़्यादा बार्गेनिंग यूएस करीब आ रहा है, यू फील कि ये उनके लिए मुश्किल हो रहा है ईरान के लिए, या ईरान अभी तक अपने मौके पे जो डटा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उनका ट्रम्प कार्ड है अभी भी? देखिए, वो उनकी बार्गेनिंग लेवरेज तो एक बहुत अहम है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो अमेरिकन ब्लॉकेड हुआ है, उससे वो बार्गेनिंग पोजीशन न्यूट्रलाइज हुई है किसी हद तक। अब इसी चीज की वजह से मैं समझता हूँ कि ईरानियन नेगोशिएशन साइड जो है वो अब थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि तजब्जुब का शिकार है कि क्या अब इस वक्त जो उसके बाद नया बार्गेनिंग इक्विलिब्रियम क्या बन रहा है, उसको वो जो बन रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो और मुश्किल हो रही है। और फिर ट्रम्प की स्टेटमेंट्स जो सी हैं उस सिचुएशन को उन्होंने मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखें, जब ट्रम्प ने ये सीज फायर का ऐलान किया तो इसमें उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी, अगर आपने जाहिर है गौर किया होगा इस पे, इसको उन्होंने थोड़ा सा ओपन एंडेड रखा है, किसी वक्त का तयन नहीं किया। तो इससे जाहिर है कि इसका चला फायदा तो है, क्योंकि अगर वो डेडलाइन दे देते हैं फिर वो डेडलाइन ईरान फिर पूरी नहीं करता, तो उनकी पोजीशन उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर दोबारा से जंग की तरफ ना जाना। तो उस लिहाज से अच्छा है, लेकिन उसमें जो मसला है वो ये है कि उसकी फिर अगर डेडलाइन आपने नहीं दी तो फिर ईरानियंस पे प्रेशर भी नहीं है उस तरह का कि वो जल्दी डिसाइड करें चीज़ों को। तो इसलिए ये बड़ी इसको इस एक डेलिकेट सिचुएशन है। पाकिस्तान जो इतनी एक रिमार्केबल डिप्लोमेसी कर रहा था, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं इस सिचुएशन में, दो वजह से प्राइमरीली। एक तो ये जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आई हैं और जिन्होंने स्टांस ले लिया कि अब वो उस ब्लॉकेट को नहीं हटाएंगे, जबकि लेट से अगर ईरान अगर साइमल्टेनियसली दोनों हटा लेते कि वो कहते ठीक है हम अपना मुस्बत खोलते हैं और साथ ही ये ब्लॉकेट भी अपना लिफ्ट कर देते, टेम्परेरीली कर देते, तो मुज़ाकरात के लिए फजा एक साजगार बन जाए। अब ये जो है ना, जब ईरान ने एक बार ऐलान किया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम खोल रहे हैं, और फिर ट्रम्प ने कह दिया कि नहीं जी हम तो नहीं ब्लॉकेट खोलेंगे, वो खोलेंगे सिर्फ, इस तरह शो किया जिस तरह अंडर प्रेशर आके ईरान से उन्होंने कुछ चीज बड़ी मनवा ली है। तो वो उसका नतीजा ये निकला कि ईरान में उनके फॉरेन मिनिस्टर पे इतनी क्रिटिसिज्म हुई, ओपनली हुई ऑलमोस्ट आईआरजीसी की तरफ से खसूसन, तो वो भी एक मुश्किल पोजीशन में आ गए। तो इस वजह से अब मैं समझता हूँ कि हल तो यही है कि दोनों साइड जो उनसे साइमल्टेनियसली एग्री करें कि ठीक है जी ब्लॉकेट लिफ्ट होगा, और उधर से वो अपना हुर्मुज़ कहेंगे खोलेंगे, ताकि मुज़ाकरात जो है ना उसके लिए एक साजगार किस्म का माहौल बने। लेकिन अब वही बात है कि जी गेम ऑफ चिकन चल रही है कि पहले कौन ब्लिंक कर रहा है, पहले तो दोनों साइड थ्रेट्स वगैरह देती रही हैं, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई भी जरा लचक आपने ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब इस्तेमाल किया, गेम ऑफ चिकन चल रही है एंड लेट्स सी हु चिकन्स आउट फर्स्ट। बट जॉर्ज साहब, माय क्वेश्चन इज कि जो भी धमकियां धौंस डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़बान, उसको रखें एक साइड। ट्रुथ सोशल का जो ये करंट पोस्ट है उसमें उन्होंने जो ये बात की है कि जब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ती तब तक मैं सीज फायर का ऐलान करता हूं। नाउ 7 घंटे पहले मुझे सीज फायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 7 घंटे बाद
मैं उस वक्त तक हमला नहीं करूंगा, मतलब बात तो यही है ना कि मैं उस तरफ से जब तक कोई बात पॉजिटिव आते नहीं देखूंगा मैं तब तक हमला नहीं करूंगा। सीधा सीधा दिखा रहा है, सीधी सीधी ये बात समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे हैं। और अभी जस्ट आई वाज वाचिंग सीएनएन, तो वहाँ एंडरसन कूपर के शो में भी एक फॉर्मर नेवी सील एंड नाउ डेमोक्रेट, उसने ये कहा कि भाई ट्रंप इज लूजिंग द वॉर एंड नाउ ट्रंप इज लूजिंग द पीस एज वेल। ट्रंप के पास वक्त ईरान के पास खत्म नहीं हो रहा, वक्त ट्रंप के पास खत्म होता जा रहा है। डू यू एग्री टू दैट? देखिए, मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो जंग है वो उनकी तवक्को के हिसाब से नहीं, और जंगें नहीं चलती तवक्को के हिसाब से। लेकिन क्या है, एक तरफ ये है कि ठीक है, वो स्ट्रेटेजिकली आप कह सकते हैं कनंड्रम में है, इज अ स्ट्रेटेजिक कनंड्रम। लेकिन साथ ही साथ जो है ना, ही इज हेडिंग अ पावर व्हिच इज ओवरवेलमिंगली सुपीरियर टू ईरान। ठीक है, वो उसका दूसरा रुख है, तो वो मतलब वो भी है। तो इसलिए ईरान को भी समझने की जरूरत है कि ठीक है, वो जो है ना, आपने उनको एक स्ट्रेटेजिक बाइंड में डाल दिया है, लेकिन उस बाइंड में जब वो आगे हैं, तो अगर वो उसे निकलने का रास्ता आप उनको नहीं देंगे, तो फिर इफ ही रिएक्ट्स जो है बेसिकली जो है ना दूसरी तरफ से, यानी दोबारा जंग की सूरत में, तो वो फिर बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होगी ईरान के लिए। उसका कॉस्ट जो है अमेरिका के लिए तो हो गई, लेकिन ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा होगा उसका कॉस्ट। और फिर सिर्फ ईरान के लिए नहीं, तो ये खलीजी ममालिक के लिए भी, इस खत्ते के लिए, और दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि वो कॉस्ट इतना ज्यादा है कि वो कॉस्ट किसी को भी नहीं लेना चाहिए। इस वक्त जो है एक विन विन सिचुएशन क्रिएट जो है वो दोनों साइडों की लचक से हो सकती है। देखिए, मैं सिर्फ इसके फेस सेविंग नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है आपने, ताकि दोनों अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बता सकें कि वो कुछ लेके आए। और मुज़ाकरात जो है ना, जो कामयाब भी तभी होते हैं कि अगर दोनों साइड्स को विन विन सिचुएशन मिले। तो और वो मिल सकती है लचक दिखाने से। वो लचक जो है वो अमेरिकन को तो दिखानी होगी, लेकिन ईरानियंस को भी दिखानी होगी साथ साथ। अदरवाइज पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उस पर बर्डन पर आप दोनों साइड्स पर, दोनों फरीक इतना ज्यादा डाल रहे हैं कि वो फिर आप बार बार, तो यू कांट परफॉर्म मिरेकल्स एवरी टाइम। Yeah. We haven't, the kind of spoiler हम expect कर रहे थे जब पहला दौर होने जा रहा था, उससे पहले कि इसराइल कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, उस तरह का तो हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि दोनों फरीक की जानिब से बात बन नहीं पाई। अब जो सीज फायर हुआ है, आई वॉन्ट टू टेक यू टू द लास्ट वॉर जो लास्ट ईयर हमने देखी ईरान और इसराइल के दरमियान। उस वक्त भी हर कोई यही कह रहा था कि यूएस की हार हो गई है और यूएस अब बस हो गया है, और इतना लंबा लेकर चला गया ईरान जो कि उसका विन है, जो कि थी। लेकिन फिर यूएस ने एंड में एक अटैक कर दिया। खुदा न खास्ता हम इस बार क्या समझ रहे हैं इस गैप के लिए, सीज फायर को बढ़ाने के लिए, अमन की बातें होने के बाद, क्या यूएस ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए, एक तो ये जो है ना, मैं हमारे कुछ मुबस्सिरीन जो कह देते हैं कि जी यूएस हार गया और इस तरह हो गया और इस तरह, किसी की इस तरह की हार जीत नहीं होती। इस तरह से हार सिर्फ अमन की होती है। इस तरह जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह का कॉस्ट अमेरिका एंटेल कर सकता है ईरान के लिए, वो कोई कम नहीं है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक तरफ देखें, ये तो कोई एक बराबर की जंग तो है ही नहीं, एक सिमेट्रिक वॉरफेयर है। तो इसलिए जो है वो मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त है कि जी उनकी हार होगी और उनकी जीत होगी। इस जंग में हार और जीत किसी की नहीं होगी, दोनों की हार होगी अगर ये मजीद जंग जारी रखेंगे। दोनों के लिए कॉस्ट पड़ेगा और दुनिया के लिए भी कॉस्ट पड़ेगा। इस वक्त रास्ता सिर्फ जो है ना, सही रास्ता, जो दुरुस्त रास्ता है, वो सिर्फ मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उसी तरफ जाना चाहिए इन दोनों को। और इसराइल का मैं लास्ट कमेंट उस पर दे दूं, इसराइल ने स्पॉइलर का किरदार पहले अदा किया। अभी भी ये लेबनान पे जो अटैक किया उससे थोड़ा सा वो उसी रुख पे चीजों को ले गए, उन्होंने एक कशीदगी पैदा कर दी। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल उसमें डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन जंग में तो वो शामिल है। तो इस वजह से उनकी जो रेड लाइंस हैं वो अमेरिका इस वक्त सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है इस मुज़ाकरात में, और उसकी वजह से भी मुज़ाकरात थोड़े से टफ हो रहे हैं। Okay, yes, I've got your point, sir, and George Salim साहब, thank you so much for your time। और हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे चल के ये बात करें ज़रूर कि पाकिस्तान ने जो अब ये किरदार अदा किया है ना, पाकिस्तान इज़ गॉन लाइक बिल्कुल टू इट्स लिमिट, टू द फैक्ट कि एक दिन में आप हमारा फॉरेन ऑफिस यूएसए भी बात कर रहा है, एक दिन हमारा फॉरेन ऑफिस ईरान भी बात कर रहा है। तो अब दुनिया ने तारीफ तो बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मज़ीद आगे क्या करे कि दोनों ये बैठे, या फिर पाकिस्तान जितना कर चुका था
इज दैट इनफ? एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा इसी पर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे हमारे साथ। After this वेलकम बैक। तो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ईरान अमेरिका मामला, जंग बंदी में तोसी तो हुई है और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फिर ट्वीट किया और उस पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन जस्ट टू नो द सेंटिमेंट्स बैक देयर इन वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क, CNN पे एक फॉरेन मरीन का इंटरव्यू और एक छोटी सी क्लिप है, वो हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने गेस्ट की बात सुनते हैं। Ceasefire extension, I mean, is it part of a cohesive diplomatic strategy, or is it just buying time during all this confusion? It's just buying time during this confusion because Trump has absolutely no idea what to do next. And once again, there is no plan, there never has been a plan, and Trump himself doesn't know how to get out of this mess. So he started this war that he's losing, he's now losing the peace as well, Anderson, and he truly doesn't know what to do next. Well, Trump has no idea and that is why he's buying time. Is that so? और at the same time हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की है इस सीज़ फायर के लिए, और इस सीज़ फायर को ख़त्म होने से पहले कोई दौर हो जाए, बातचीत का सिलसिला हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की। वो तमाम गुफ्तगू जो कि दोनों साइड से होती रही कि इस पर बात हो सके, डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान की कोशिशों के ऊपर और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से USA क्या सोच रहा है, दुनिया भर में क्या समझा जा रहा है। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबको फिक्र है कि कब ये जंग जो है ख़त्म हो जाएगी, सीज़ फायर सबको ऐसा लगता है कि कब तक रहेगा, कब ये सीज़ फायर ब्रेक हो जाएगा, एक धचका सा है, पूरी दुनिया में है ये। आप क्या समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज़ फायर के लिए तो अग्री कर गए हैं, उधर USA में मुतज़ाद राय है लोगों की। आपको क्या लगता है ये सीज़ फायर किसी अमन की तरफ या किसी डायलॉग की तरफ कम से कम जा सकता है, एक और दौर की तरफ? देखिए, सुबह खैर आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को। एक तो सीज़ फायर खुशाइन है कि ये एक्सटेंड हुआ है, बिकॉज इसमें खत्ते की सलामती है, दोनों फरीकैन की सलामती है, ग्लोबल इकोनॉमी की सलामती है। इस वक्त जो पर बैरल ऑयल है वो $100 से क्रॉस करने लग गया है दोबारा, और कल जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश करना शुरू हो गई थी, खुद अमेरिका में और यूरोप में। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सिचुएशन है अमेरिका के लिए वो बेहतर नहीं है। यूरोप के अंदर स्पेन हो या स्लोवानिया हो या डेनमार्क हो, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हर किस्म की जो ट्रीटी है इजराइल के साथ उसे सस्पेंड कर दें। मार्क कार्ने ने जो ज्वाइंट वेंचर था डिफेंस के हवाले से अमेरिका के साथ, $40 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था जिसे गोल्डन डोम कहा जाता है, उससे हाथ उठा लिया है। चाइना का अलग प्रेशर है, खित्ते के ममालिक, उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आपको मालूम है कि कुवैत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, उसकी ऑयल मिनिस्ट्री ने, जबकि UAE के पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, वो अमेरिका के रिक्वेस्ट कर रहा है कि डॉलर्स की तरसील करें। और इसके अलावा जो GCC ममालिक हैं, ऑलमोस्ट $200 से $300 बिलियन का उनका लॉस हो चुका है, और फर्दर हमें मालूम है कि 80% जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी वो बाहर से आती हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसके भी मफाद में है कि ये सीज़ फायर परमानेंट एंड ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आप एक और बॉर्डर को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन खबर है। अलबत्ता जो स्विंग मूड है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट चलाई उसमें तो ये पता चल रहा है कि अनडिसाइसिव हैं, उन्होंने नेक्स्ट करना क्या है। जबकि रॉबर्ट पैप जो कि नॉन प्रोफेसर है अमेरिका के, उनका कहना है कि ये 4 फेजेस के ऊपर वॉर है और 3 फेजेस कंप्लीट हो गए और ये अब 4थे फेज के अंदर दाखिल होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर तो मौजूद है, लेकिन वो लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं। इसके साथ वो एक डायलेमा के भी शिकार हैं, और वो चाहते हैं कि एक तरफ जो इजरायली लॉबी के लोग हैं उन्हें भी खुश, दूसरी तरफ जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो डिमांड करती है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखें, न कि इजराइल की फर्स्ट की, और जंग बंदी की तरफ जाएं और अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करें, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर में वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका का हाथ ऊपर हो। जब वो ये कहते हैं कि मैंने ईरान से कहा कि 9 खवातीन जो गिरफ्तार हैं उन्हें रिलीज कर दें, उन्होंने मान लिया। जब वो ये बयान देते हैं कि ईरान के अंदर रिफ्ट है और मैं इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूँ सीज फायर को ताकि वो किसी फैसले पर पहुंच सकें,
और जिस तरह से उन्होंने ये भी बयान दिया कि वो नेवल ब्लॉकेड को कंटिन्यू करेंगे, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो एक पावर का तासुर है वो बरकरार रहे, जो कि हकीकत में वो पावर रही नहीं। ठीक है मुनव्वर साहब, हमने अमेरिका पे काफ़ी बात की है, मैं ज़रा ईरान की साइड पे भी बात करूं। अगर जब हम बात करते हैं कि हम जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, हम अमेरिका किससे मुज़ाकरात कर रहा है? अमेरिका वहाँ की जो सुप्रीम लीडरशिप है और उसके नीचे जितने लोग हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा है अमेरिका, या फिर अमेरिका IRGC से मुज़ाकरात कर रहा है? और अगर अमेरिका IRGC से मुज़ाकरात कर रहा है तो कितना मुश्किल, कितना डिफ़िकल्ट है IRGC से इस वक्त मुज़ाकरात करना, जो कि ना सिर्फ बैटल हार्डन्ड है बल्कि उनका पॉलिटिकल रसूख भी ईरान में है और उन्हीं के पास इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल भी वो करने की वही कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो डीप स्टेट होती है हर रियासत में उसका असर और रसूख फैसला साजी में ज्यादा होता है। खुद अमेरिका के अंदर ज्यादा है। आप देखें कि उन्होंने कहा था कि मैं एक रात में पूरी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, लेकिन जनरल डैन केन ने इसे एग्री नहीं किया। और जो यहाँ पे कूपर हैं, जनरल कूपर जो कि सेंटकॉम को कमांड कर रहे हैं, वो भी इस पे परेशान नजर आए। तो असर और रसूख रहता है। इसी तरह से IRGC का असर और रसूख है ईरान के अंदर। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि ईरान के लोग बहुत ज्यादा चार्ज्ड हैं और उनका ये कहना है कि जब रहबर नहीं रहे, उनके स्कूल के बच्चे नहीं रहे, उनकी एनर्जी की जो फैसिलिटीज हैं वो टारगेट हो गई। 750 स्कूल के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, हॉस्पिटल्स के यूनिट्स कसीर तादाद में उन्हें डैमेज किया गया। तो बाकी क्या रह जाता है? इस जंग को कंटिन्यू करें। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। दूसरी बात यह कि ईरान के अंदर आप ये जरूर जानिए कि जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो काफी मैच्योर है। एक तो उम्र रसीदा है, तजर्बेकार हैं, हाईली क्वालिफाइड है। तो वो कभी भी जो जज्बाती फैसले हैं वो नहीं करते। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो बातचीत से मुकम्मल तौर पे इनकार करेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट वॉर, एंड ऑफ वॉर पे चला जाए और जो एसेट्स फ्रीज्ड हैं ईरान के और जो सैंक्शंस हैं उन्हें उठा लिया जाए। उनकी डिमांड ये है। और ये जो एंड ऑफ वॉर है ये पूरे खित्ते पर लागू हो। बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो न्यूक्लियर इशू है इस पे रीजनल अप्रोच को आप लें ना। ये तो नहीं हो सकता कि खित्ते में एक मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन हो और दूसरे के पास न हो। तो ये मसला जरूर है। और रियासतों में याद रखें कि हमेशा इख्तलाफ राय होती है और जमहूरी निजाम में तो इख्तलाफ राय नेमत होती है, बिकॉज वो आपके ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करती है। उसे तो वेलकम किया जाता है। इफ यू कुड कमेंट ऑन दिस कि अब ईरान अगर ये कहता है कि सीज फायर अगर खत्म होता है और सीज फायर खत्म होने पर अमेरिका की जानिब से हम पर हमले किए जाते हैं तो हमारा जो सर्दर्न साइड है यानी वी नो के गल्फ है वहाँ पर हम उनकी पेट्रोलियम साइट्स के ऊपर दोबारा कर सकते हैं हमले, पेट्रोलियम प्लांट्स के ऊपर दोबारा हमले कर सकते हैं। क्या ट्रंप इसका प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? क्या गल्फ इसका प्रेशर हैंडल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रंप के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं समझता हूँ ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है, रशिया का है, पाकिस्तान का है, खित्ते के ममालिक का है कि अब ये जंग रुकनी चाहिए। बिकॉज जंग तो आपको तबाहकारियां देती है, पेन एंड डेथ देती है ना। और अमेरिकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, GCC ममालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत लड़खड़ा रही है। खुद इजराइल की जो इकोनॉमी है तकरीबन 20% श्रिंक कर गई है उसकी GDP। और उनका जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वो लिटरली बैठ गया है। तो जंग कोई आसान नहीं है, वो भी 21वीं सदी में आप लड़े। और फिर इसमें जो डैमेजेस होते हैं उसको रीबिल्ड करने में आपको सालों लग जाते हैं, दहाइयां लग जाती हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा? जैसे मिसाल के तौर पे जो ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके बारे में कहा जा रहा है कतर में हो, कुवैत में हो, वो कह रहे हैं 2.5 से 3 साल इसमें लगेंगे उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए। तो यू कैन इमेजिन खुद ईरान के अंदर जो होगा, खुद इजराइल के अंदर जो होगा, ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में प्रेशर सब पे है, लेकिन अमेरिका पे ज्यादा है। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, 70% से ज्यादा लोग जो है जंग के खिलाफ सुपर पावर दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि वो अमन को कायम कर सके, जो शुरू किया है डायलॉग उसको खत्म की तरफ, एंड ऑफ वॉर की तरफ लेकर जा सके। मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त को, टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। यहाँ पे हमें लेना है क्विकली ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। तालीम और तरक्की के मैदान में हम डेवलप करें तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स तरक्की कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में। अब ये कितनी अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये इम्तिहान में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए नकल की टेक्नोलॉजी है। सोचें आप। हम बात कर लेते हैं इसी मामले पे वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड से मोहम्मद इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्माइल साहब, नकल हो रही थी पहले, फिर आप लोगों ने निज़ाम चेंज किया, एग्जामिनेशन का तरीक़ेकार चेंज किया, लेकिन अब व्हाट्सएप माफिया है कोई? मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपने छापे भी मारे, लेकिन क्या मामलात हैं? देखें, निगरानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हमने मुख्तलिफ वैसे भी टीमें बनाई हुई हैं, बोर्ड्स के अफसरान की टीमें बनाई हुई हैं, हमने एजुकेशन अफसरान जो एक नेटवर्क है एजुकेशन का सिस्टम का, एक हर ज़िला के अंदर एक वसी नेटवर्क मौजूद है, उनकी तमाम की असाइनमेंट हमने लगाई हुई है, ड्यूटीज लगाई हुई है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इवन जो है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो वो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या उनका जो और स्टाफ है, उनकी भी हमने उसमें असाइनमेंट्स लगाई हुई हैं, ताकि वो भी मुख्तलिफ टीमों को जाके सरप्राइज विजिट करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं भी नकल होने न पाए। और हम निगरानी के निज़ाम को, सिस्टम को, इस मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और उसका नताइज हासिल करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी किसी भी नकल की कोशिश को नाकाम कर सकें। राउत साहब, हमें पता चला है कि कुछ छापे मारे गए, सेंटर्स को बैन किया गया है, इसमें स्कूल के हेड मास्टर्स हैं उन्हें भी मुअत्तल किया गया है। क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, ज़रा बताइएगा हमें। देखें, हमने पहले ही ये तय किया हुआ है सिंध हुकूमत ने कि जैसे मैंने आप भी आगाह हैं, हमारे नाज़रीन भी आगाह हैं सब इस बात से, हमने ऐलान किया हुआ था कि नकल करने वाले जो भी तालिब इल्म होंगे, तलबा होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई भी किसी से मोबाइल बरामद हुआ या कोई भी नकल का मवाद अगर किसी से बरामद होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसका ये पर्चा जिसमें वो पकड़ा जाएगा वो तो कापी केस बनेगा ही, उसमें तो वो उसका पर्चा तो मनसूख हो ही जाएगा, लेकिन बोर्ड के इम्तिहान के इस साल के तमाम पर्चे भी उसके मनसूख हो सकते हैं। तो ये भी हम फैसला कर चुके हैं। साथ साथ हमने फ़कत ये फैसला स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया था, लेकिन हमने जो नकल माफिया में अगर कोई मुलवस होंगे, चाहे वो हमारी बोर्ड की इंतजामिया हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ और एम्प्लॉइज़ हों, या हमारे सिंध हुकूमत का महकमे किसी भी महकमे का कोई भी एम्प्लॉई हो या जिम्मेवार हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस हद तक हम जाएंगे कि उसकी नौकरी से भी वो बर्खास्त हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि ये पहली मरतबा, जैसे आपने खुद कहा कि एक स्कूल का जो था वो प्रिंसिपल जो है वो सस्पेंड हो चुका है। तो ये फ़कत हम यहाँ तक नहीं रहेंगे, जहाँ जहाँ से भी हमें इस किस्म की इत्तला मिलेगी या कोई मुलवस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राउ साहब, इस बार तशवीशनाक बात यह है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वो नकल करवाने में शामिल है। भाई इस टेक्नोलॉजी को कैसे ब्रेक करेंगे आप? देखें, ये जो नकल माफिया है ना, ये एक हकीकत है, इसको मैं इनकार कर दूं कि जी कोई नकल कभी नहीं होता। ये एक कई दहाइयों से, कई अशरों से ये हमारे निज़ाम का एक हिस्सा बन चुका है, और इसको हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको नाकाम बनाएं और फ्री और फेयर और बिल्कुल एक मुस्बत किस्म का एक अच्छा माहौल दें बच्चों को, ताकि वो उसमें बैठ के दें जो बिल्कुल नकल फ्री हो, और किसी भी नकल की तमाम सूरतें जो हैं उनको हम नाकाम बनाएं। तो अब ये इसके लिए हमने तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो हमारी सिंध हुकूमत की कोशिश ये है कि हम बच्चों को तैलीम के मयार को इतना बुलंद करें और इतना बेहतर करें, इतना अच्छा करें कि बच्चे को नकल करने की ज़रूरत न पड़े। और तैलीम देने वाला कौन होता है? तैलीम देने वाला होता है उस्ताद। तो आप देखेंगे कि ये पहली मरतबा सिंध हुकूमत ने क्या कि 90,000 से ज़ायद असातिज़ा मेरिट पे ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूट किए, पढ़े लिखे किए, और एक IBA के टेस्ट पास करके उनको फिर ताकि उसको असाइनमेंट दी गई ताकि स्कूलों का जो तैलीम है, बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन हो वो बेहतर हो, और उसका नतीजा आने शुरू हो गए। उसके बाद जो बच्चे
जो है वो अगर उसके बाद भी अगर बच्चे जो है वो जो नकल करते हैं तो उनको हम फिर आपने देखा कि हमने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, हम बोर्ड्स की को हम ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको हम सिस्टम बना रहे हैं ताकि वो उसकी इंस्पेक्शन का भी, चेकिंग का भी, ताकि बच्चे किसी सूरत में नकल ना करें और किसी सूरत में संदूक मत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि नकल किया जाए। ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि होपफुली ऐसा ही हो, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर तलबा के जो मुस्तकबिल को दाव पर लगाने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी है ये कौन लेगा? और फिर देखिए ना, मेरिट के ऊपर तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उससे आगे जाना चाहिए, जो चीटिंग करके पेपर्स किसी भी तरह से आगे बढ़ जाता है उसकी कोई मेरिट तो नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे फिर? बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है मुझे कि हम नहीं चाहते बच्चों के खिलाफ कोई भी, या इम्तिहान देने वाले बच्चे और बच्चों के खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई करते हुए बड़ा हमें अफसोस भी होता है, बड़ा दुख भी होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस निज़ाम को ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करें, ख़त्म करें हमेशा के लिए। और इसके लिए जब हम असातिज़ा अच्छे देते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह स्कूल की बिल्डिंग्स भी हम अच्छे बना। हाँ, कहीं कहीं प्रॉब्लम ज़रूर इशू हैं तो फिर बच्चे मेहनत करें और उनके वालिदैन का भी तावन की ज़रूरत है, तो वालिदैन भी तावन करें, उनको भी पता है कि उनका बच्चा जो है वो मोबाइल लेके जा रहा है, वो बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है इस्माइल राव साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है। वेल, वी आर क्विकली टेकिंग अ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। पीएसएल के मैचेस की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें यह है कि अब कराची लेग तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लाहौर लेग एक बार फिर से शुरू हो रहा है। डेवलपमेंट इसमें यह भी है कि लाहौर कलंदर्स ने शानदार कमबैक किया है। डेवलपमेंट ये भी है कि फ़खर ज़मान ने सेंचुरी मारी है। डेवलपमेंट अगर नहीं है कोई तो वो है पिंडीज़ के लिए, वो वहीं 0 के 0 पे ही खड़े हुए हैं और 8 मैचेस खेल लिए अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडीज़ ने, लेकिन एक भी विक्ट्री उनके पल्ले नहीं पड़ी है ना। दिस इज़ गेटिंग, पहले होता थी एक्साइटमेंट, फिर होने लगा मजाक, और अब होता है अफसोस कि ये इतनी महंगी टीम आपने खरीदी है, इतने करोड़ के मोहम्मद आमिर, इतने करोड़ के नसीम शाह, इतने करोड़ के मोहम्मद रिजवान, बहुत बुरा हुआ। बट आई थिंक इससे एक लर्निंग लेसन, तो जैसे रिजवान कहते हैं लर्निंग होगा या लर्न होगा, तो एक लर्निंग लेसन तो मेरे ख्याल में हो गया है पिंडीज के लिए, वो ये कि भाई बड़े नामों को नहीं खरीदते, जैसे पेशावर ज़ल्मी ने किया है। सोच समझ कर आप अपनी ऑक्शन में जाते हैं, एंड प्रॉबेबली फैसल पीएसएल में ये ऑक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है, सो विद द टाइम इन द नेक्स्ट सीजन दे विल लर्न कि भाई आपको किस तरह से अपनी ऑक्शंस देखनी है और कितना अपने कोर का ध्यान रखते हैं। कोर की हम बात कर रहे हैं तो अच्छा हुआ लाहौर के लिए कल का मैच वो जीत गए। वन टीम जिसका कोर उनके साथ कंटिन्यू है। अहमद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। बात करेंगे अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? कल 2 मैचेस थे। मैं तो ऑब्वियसली मैंने बेट लगाई हुई थी क्वेटा के लिए कि क्वेटा कर लेगा, बट गुड फॉर लाहौर, लाहौर हैपन टू विन। और पिंडीज़ की तो क्या ही बात करें, पिंडीज़ को कोई भी नहीं ले रहा बेचारे, पिंडीज़ को मेरे ख्याल में खुद वो नहीं सपोर्ट कर रहे अब। बिल्कुल, आई थिंक पिंडीज़ के साथ जो हो रहा है वो तो पाकिस्तान कौमी टीम के फैंस के साथ भी इतना बुरा काम ही होता है, तो रावलपिंडी वालों के लिए हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं। आई थिंक ऑल्सो कि क्वेटा जो लग रहा था शुरू में कि इस दफ़ा वो अपने शायकीन को कुछ खुशियाँ देंगी, वो उन्होंने हाफ वे थ्रू वो खुशियाँ फिर से छीन ली हैं। और लाहौर जो लग रहा था कि एक दफ़ा उनके वैसे ही सीजन्स रोलर कोस्टर की तरह जाते हैं और लग रहा था ये वाला गिरने वाला सीजन है, मगर अब लग रहा है कि वो थोड़ी जान में जान आ गई है। दैट बीइंग सेड, सिर्फ फखर में जान में जान आ गई है, बाकी सारे उसी तरीके से खेल रहे हैं। बाकी अब अगर आप 197 करें और आगे 9 रन से सिर्फ हारें, जिसपे शाहीन शाह अफरीदी आके ये कहे कि रमीज भाई कहाँ इतना क्लोज मैच था, ठीक तो था, सही तो हम जीते हैं। तो मेरे ख्याल से अमर भाई हमें कुछ जगाने वगाने की ज़रूरत है अपने प्लेयर्स को, या उनमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी डालने की ज़रूरत है। द थिंग इज़ के 2 क्लासिक केस है हमारे पास, क्वेटा के और पिंडी के। क्वेटा में भी सऊद शकील कह रहे हैं मैं तो ओपन ही करूँगा, पिंडीज़ में भी रिजवान कह रहे हैं मैं तो ओपन ही करूँगा। इस जिद का कोई तोड़ है? व्हेन इट कम्स टू T20 यू हैव दिस लेवरेज टू कम डाउन और टू कम अप। बेशक, आई थिंक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि T20 क्रिकेट इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें आप कोई लकीर के फकीर बन के नहीं जा सकते। अगर आपके टीम को उस वक्त
ज़रूरत है कि आप ओपन करें इस अंदाज में तो ज़रूर करें, मगर हर मैच में वो तरीक़ेकार नहीं इख्तियार कर सकते। और बिलख़ुसूस जब रिज़वान की अगर फॉर्म नहीं लगी हुई है, आई थिंक रिज़वान में मुझे ज़्यादा लगता है कि साउथ शकील से ज़्यादा शायद उनकी बैटिंग मेरी नज़र में थोड़ी ज़्यादा महदूद है, तो उनके पास शायद कम ऑप्शंस हैं। बट आइदर केस आपको हर मैच में अगर नहीं कामयाबी मिल रही है या फॉर्म नहीं लग रहा है, तो ज़रूरी होता है T20 में कि आप मुख्तलिफ कुछ ट्राई करें, कॉम्बिनेशन बदलें, किसी और को मौका दें। तो वो ना करने की वो जो ज़िद है, आई थिंक वो उनको ले डूबी है, क्योंकि किसी भी T20 सिचुएशन में अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप कामयाब नहीं होंगे। राइट। और अहमद भाई मुझे ये बताइएगा, वी वर ऑल रूटिंग फॉर शान मसूद, हम कहते हैं मिडिल ऑर्डर में कितना अच्छा कर रहा है। एक दो तज्जियाकारों का ये भी कहना था, जिसने शायद हमें भी थोड़ी सी वेकअप कॉल दी कि ठीक है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको हल्का सा अपने गेम को अप करने की ज़रूरत है। कल के मैच में आरफात हैड टू फिनिश द मैच, कुड ही फिनिश द मैच। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये था कि ठीक है उसको मौका नहीं मिला जहाँ पर वो इससे ज़्यादा कर सके, ही इज़ ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल। व्हाट्स योर ओपिनियन? वही पाकिस्तान में तो हमने अपनी सारी उम्मीदें जो हैं वो यूथ पे ही डाली हुई होती हैं। हर जनरेशन यही करती है। बट आई थिंक मैं शान मसूद की दिफा में यही कहूँगा कि अगर आप इनके 8 मैचेस हुए हैं, तो उसमें कोई आई थिंक 6 या 7 राइट। ओके, यस, यू आर टॉकिंग अबाउट शान मसूद। अच्छा, कल के मैच की बड़ी अहम बात ये थी, इफ़ यू वॉच इट क्लोजली, अमर भाई, जब मैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात कर रहा था, यस आई वांट टू टॉक अबाउट बाउलर्स में, लेकिन उससे पहले कल लाहौर ने आखिर में 2 रिव्यूज़ लिए। आपको हंसी आई वो देख के या आपको अफसोस हुआ वो देख के? एक रिव्यू मतलब कि ना बॉलर गेज कर पा रहा है, ना स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर गेज कर पा रहा है, ना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ कप्तान गेज कर पा रहा है कि एक बल्ले को लग रहा है, एक में डे लाइट है। क्या हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है अमर साहब? आहिस्ता-आहिस्ता तो शायद मैं ना कहूँ। गेम फौरन होगी। अवेयरनेस का जो है एक ही नहीं। गेम अवेयरनेस का पाकिस्तान में खिलाड़ियों में आगे पीछे रहता है। और मैं यही कहने लगा था कि बुरे रिव्यू लेना पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही है जैसे हमारी जिंदगियों में लोड शेडिंग है। कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, मगर रहती हमेशा है। राइट। अच्छा, अब जरा बाबर और फ़खर पर बात कर लेते हैं। फ़खर को ऑब्वियसली क्रेडिट मिलना चाहिए उसकी सेंचुरी के लिए, और बाबर ने कम बैक किया। हमने कल इस पर बात करी, बट आप हमारे साथ हैं तो वी वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस एंड वुड वांट कि एक कमबैक ज़रूर हुआ है बाबर आजम का, और बहुत अच्छा है। आप क्या समझते हैं? आप इस लाइन के इस पार खड़े हुए हैं या उस पार? एक लाइन जो कहती है भाई पीएसएल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत अच्छा कमबैक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ओपन कराएंगे नेशनल टीम के लिए। एक जो है राय वो ये भी है कि भाई बाबर आजम ने अच्छा तो किया है ना बहरहाल, अब आप उसको कॉन्फिडेंस दें। आई थिंक पाकिस्तान में बाबर आजम के बारे में कितना वो एक संगीन इशू बन चुका है कि जो उसके खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा उसके खिलाफ वर्जी से चल रहे हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि इतने अरसे से फॉर्म नहीं लग रही थी, तो उनके पास काफी मवाद भी था उसकी तनकीद करने के लिए। और दूसरी तरफ जो उसके हामी हैं, तो वो जब वो टुक भी करता है तो कहते हैं यार क्या टुक किया इसने। तो बाबर आजम के ऊपर कोई रैशनल गुफ्तगू करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मगर मेरी नज़र में आप अगर जो भी पीएसएल के स्टैंडर्ड से आपको मसले मसाइल हों, इट वाज अ रियली ग्रेट सेंचुरी। खास तौर पे बाबर के उस सेंचुरीज में भी स्ट्राइक रेट पे तनकीद की जाती है, तो उस बिना पे भी अगर आप देखें तो ये इसकी बेहतर सेंचुरीज में से एक थी। और आई थिंक कि उसकी 100 करना, फखर का 100 करना, जस्ट और सारी चीजें आप हटा दें, उनकी टीमों को साइड पे कर दें, आई थिंक पाकिस्तानी फैंस के लिए एक वो बड़ी खुशाइन बात थी कि बहुत अरसे से आपके टॉप बैटर्स की फॉर्म नहीं लग रही थी, नहीं देखी थी। एंड ये क्रिकेट में हमेशा से सच है कि एक दफा जो खासतौर पे बैटिंग में, मगर हर किस्म की क्रिकेट की स्किल में आपको एक कंसिस्टेंसी एक दफा जब मिलती है या आपकी फॉर्म एक दफा लगती है, तो वो उस वक्त कैश इन करना बड़ा जरूरी होता है। और
ये जो इतने अरसे से अगर इनकी नहीं लग रही थी तो आपकी यही उम्मीद होगी कि ओके अब इस फॉर्म को वो लेके आगे लेके चलेंगे। बट आई थिंक जहां तक ओपनिंग की बात है, वही जो मैं पहले कह रहा था कि T20 में फ्लेक्सिबिलिटी दरकार होती है। अगर आप हर मैच में एक ही चीज, एक ही रवैये के साथ जाएंगे, एक ही लाइनअप के साथ जाएंगे, तो एट सम पॉइंट आपको वो फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक अहम चीज यही है कि जो भी सपोर्टर्स हैं उनको मुबारकबाद हो बहुत ज्यादा। बट ये भी याद रखना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज है कि फॉर्म में वापस आ गए हैं, बट एक दफा फिर से T20 में जो एक नजरिया है वो किसी एक इनफरादी खिलाड़ी के लिए आप नहीं बदल सकते। ये फॉर्मेट में एक कुछ तरीकों से चलना पड़ता है और वो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को अपनानी जरूरी होंगी। ऑल राइट, ऑल राइट। अहमद साहब, जैसे आपने कहा कि रैशनैलिटी नहीं होती, कोशिश करते हैं हम थोड़ी सी रैशनल होने की। अब प्रॉब्लम है इसके बाबर आजम का वो जो सागा शुरू हुआ 2023 से, वी ऑल नो इट। पहले जी मैच फिनिश नहीं करते, स्ट्राइक रेट नहीं है, मैच डल कर देते हैं, इतना आखिर के लिए छोड़ देते हैं कि वो प्लेयर्स बेचारे हाँपते काँपते, उनको 20 पे 80 चाहिए होते हैं और बाबर आजम अपनी 50 करके चले जाते हैं। डू यू फील एनी डिफरेंस दिस टाइम अराउंड, इस बार PSL में? या फिर जैसे मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 2023-24 और 24-25 में भी तो बाबर के इतने ही रन थे ना, 500 रन, तो इस बार भी हो जाएंगे 500 रन, तो इसमें क्या डिफरेंस है? फ़खर जमान जो सेंचुरी करे तो वो, या दैट्स वेरी गुड, फ़खर जमान इज बैक इन फॉर्म, बट बाबर सेंचुरी करे तो गेंद कम है फैसल, 51 बॉल्स फखर। हाँ, यस, प्लीज गो ऑन। आई थिंक मोहम्मद यूसुफ के तो वैसे भी जो तबसरे होते हैं, जो उनके बयानात होते हैं, वो काफी स्पाइसी होते हैं। बट आई थिंक कि ये कोई बात नहीं है कि पहले भी 500 होते थे और भी 500 होते हैं। एक पाकिस्तानी बैटिंग को मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गनीमत है कि अगर किसी के 500 भी बन रहे हैं, दैट्स ग्रेट, क्योंकि बड़े बड़े पाकिस्तानी बैटर्स ने छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी रन बनाए। अगर आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे एक बात याद आ गई। जब हम बात करते हैं ना, तो ये कारमा है ना, वो इट गोज अराउंड। आपको याद है मोहम्मद यूसुफ ने जब कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, और उस वक्त उन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स किए थे। संजय मांजरेकर ने इंडिया से कहा था उस वक्त, यार ये वेस्ट इंडीज़ की कोई बॉलिंग है जिसके खिलाफ यूसुफ रन्स कर रहे हैं। आज वही चीज़ घूम के आई है और वही मोहम्मद यूसुफ ये बात कर रहे हैं PSL की कोई बॉलिंग है जिसपे बाबर आजम रन्स कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता बॉस, यू जस्ट आई मीन, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप बल्कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने खुद ही मिसाल दे दी है कि 20 साल पहले और 20 साल बाद, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, जब अंकल क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अरे ये क्या रन है, ये कोई बॉलर होता है, हमारे जमाने में तो बॉलर 3 हाथों से बॉल 2 दफा कराते थे। तो आप क्या बहस करेंगे अंकलों से? Okay, just one last thing, and that is, yeah, just one last thing. Now बहुत अच्छे मरहले में PSL आ गया है। बहुत से लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी वो वाले बैट्समैन या वो वाले बॉलर्स, वाले फॉरेनर प्लेयर्स नहीं आते जो कि IPL में जाते हैं अगले साल, क्योंकि इस बार तो सर बॉस जो हो गया वो हो गया। PSL हमारा ब्रांड है, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यूअरशिप गई है ना नीचे, वो अनप्रेसिडेंटेड नीचे गई है। नेक्स्ट ईयर राउंड PCB को, मैनेजमेंट कमेटी को क्या करें हम? अपना विंडो चेंज कर लें सो दैट जो वो प्लेयर्स जो IPL में चले जाते हैं उनको हम पहले यहाँ अट्रैक्ट कर लें? क्या किया जाए? देखिए, ये मैं काफी कोफ्त होती है सुन के कि IPL के खिलाड़ी यहाँ क्यों नहीं आ रहे और ये वो, क्योंकि पहली बात है, जैसे आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये विंडो का क्लैश जो है ये बहुत नुकसानदेह है PSL के लिए। बट आई डोंट थिंक इसलिए नुकसानदेह है कि बड़े नाम नहीं आ रहे है। वो देखिए, एंड ऑफ द डे एक रियलिटी यही है कि जितने उनको पैसे मिल रहे हैं IPL में, वो PSL में नहीं मिल सकते। और जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरनाइट कोई 100 गुना ना बढ़ जाए, ये मुमकिन नहीं होगा, चाहे PCB साल के किसी भी महीने में टूर्नामेंट करवाए। तो आई डोंट थिंक ये एक मेजर है। मेजर ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दिलचस्पी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर लोग उस पर कितना एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है। और इस PSL पे क्राउड्स का न आने की वजह से उसका अगेन ये जो क्लैश होता है IPL की वजह से, ये ज्यादा नुकसानदेह है। अगर एक दफा PSL अपनी ओरिजिनल विंडो पे वापस आ जाता है तो
आई थिंक शायकीन की जो दिलचस्पी है वो वापस लाना बहुत जरूरी है। ये कि ये बड़ा नाम नहीं आया और वो छोटा नाम नहीं आया, एंड ऑफ द डे जब तक आप अपने मतलब जो उनकी सैलरीज है वो कोई 10-20 गुना ना बढ़ाए, तो वो कोई रियलिस्टिक है वो तो नहीं। अगर हमें भी कोई जॉब मिल रही है और एक जगह में 10 रुपए मिल रहे हैं, एक जगह 100 रुपए मिल रहे हो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक गलत है और दूसरा बेहतर है। इट्स जस्ट इट इज बेटर। सो आई थिंक हमें उसी तरीके से सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बड़ा मजा पीएसएल के बारे में बात करके, इट्स एक्चुअली इंजॉयफुल कि इनसाइट तो होता ही है, साथ में मज़ा भी आता है गुफ्तगू करके आपसे। हम बात कर रहे हैं इंजॉयमेंट की, हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की, तो एक ऐसा नाम एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो कि हमारे बाद और उसके बाद आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी, एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ होस्टिंग में, प्रेजेंटेशन में, एक्टिंग में, कॉमेडी में, यू नेम इट, हर जगह अपना नाम बनाया, और मैं बात कर रही हूँ मोइन अख्तर साहब की। अदाकारी, सदाकारी, मिज़ा निगारी, जो कुछ भी आप कह लें, मोइन अख्तर। मोइन साहब को हमसे अगर ये हम कहें बिछड़े 15 बरस बीत गए तो ये थोड़ी ज़्यादती इसलिए होगी क्योंकि मोइन अख्तर साहब की यादें यहीं कहीं मौजूद हैं। जो इतने बड़े अशख़ास होते हैं वो बिछड़ते नहीं हैं, वो लोगों में ज़िंदा रहते हैं अपने फ़न के ज़रिए। मोइन अख्तर जो कि कराची में पैदा हुए, स्टेज, फिल्म और ड्रामा, हर मैदान में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। स्टार्ट ऑफ द करियर वाज सो अमेजिंग कि जब उन्होंने इम्पर्सनेशन से अपना करियर स्टार्ट किया, और स्टार्ट भी किस खूबसूरत आदमी के साथ किया, किस खूबसूरत ज़बरदस्त शो में। फ्रॉम ज़िया मोइनुद्दीन शो टू अनवर मकसूद साहब के लिखे हुए किरदारों को निभाना, कुछ यादें मोइन अख्तर द लेजेंड की ताज़ा करते हैं। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. वेलकम बैक। दुनिया भर में मदर अर्थ डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी है। ये दिन वैसे तो पहली बार 1970 में मनाया गया, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक में 1 अरब से ज़ायद अफराद इसको मनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये मनाने की हद तक ही है? इस बार जो है जो थीम है इस आफार आर प्लानट, यानी अब वक्त आ गया है कि हम काबिल तजदीद तवानाई, साफ़ माहौल और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब संजीदा कदम उठाए। सादिया, क्लीशे इस पर बहुत बात हो चुकी है, बट माई क्वेश्चन इज़ कि क्या हम या हमारी दुनिया की बड़ी ताकतें इस बात को असल मानती भी हैं नहीं? क्योंकि जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर आदमी हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। एब्सोल्युटली। और फिर वो एक ही दिन में अगले मुल्क की जब तहजीब मिटा देने की बात कर रहे होते हैं, और जब हम मदर अर्थ डे की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हमारी एक चीज़ से, यानी हमारी एक एक्ट से अगले एक्ट के ऊपर, या अगला जो चेंज है उस पर कितना फ़र्क होता है, और हम दुनिया में रहते हुए हमारी इंटरडिपेंडेंसी तमाम मामलात पर कितनी है, तो उस पर हम कितना फ़िक्र करते हैं कि हमारे एक एक्ट से किसी और को कितना नुकसान हो सकता है। डॉक्टर मरियम शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे फैसल ने बोला कि ये बड़ी ही क्लीशे बात हो गई है कि आप अपने माहौलियात के लिए, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ही कर रहे हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हम जंगलात को आग लगा देते हैं, सफ़ाई हस्ती से पूरे के पूरे जंगल मिटा देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉन्क्रीट के जंगलात बना देते हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग। और अब ये जंग भी एक फैक्टर है। ठीक है, इसके पीछे रीजंस जो भी हो, लेकिन उसके माहौलियाती असर तो हैं जो हम सबको ही इसको फेस करना है, और हमारी नस्लों को भी। जी सादिया, बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। बेसिकली पावरफुल सिर्फ वो नहीं होता है जो जंग कर सकता है, बल्कि पावरफुल दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में आजकल आई बिलीव कि पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज पाकिस्तान के कहने पर जो है वो सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है। दैट मीन्स कि जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस वॉर्स की वजह से अभी तक चल रहे हैं रीजन में या दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, विद द होप के आगे जो है वो मज़ीद डैमेजेस ना हों। वॉर्स की पर्टिकुलरली आपने बात की, डेफिनेटली वो इकोसिस्टम के आपको डिस्टर्ब करते हैं। उसमें जो वॉरफेयर में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते
सकते हैं, उसके सेहत पर असरात तो होते ही हैं, लेकिन आपकी वेजिटेशन के ऊपर, आपके फॉरेस्ट के ऊपर, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर, साथ ही साथ जो डस्ट वगैरह भी उड़ती है उसके ऊपर भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं आपके। आपका पूरे का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है एक तरह से, और मिलियंस ऑफ पीपल्स आपके जो है वो डिस्प्लेस भी हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये जो जंगें होती हैं उनकी वजह से भी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। अब उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराए गए थे, उसके इम्पैक्ट आज तक आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी हैं, लोगों की हेल्थ के ऊपर भी हैं। आज तक कैंसर जो है वो वहाँ पे जो ज़रात उसमें थे वो कॉज कर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपका ज़मीन होती है उसकी जो हेल्थ होती है, जो सॉइल होती है, जो आपकी वेजिटेशन होती है, जो आपका फ्लोरा एंड फौना होता है, यानी कि जो जानवर, चरिंद परिंद, पौधे जितने भी आपके होते हैं, आपके जो वाटरवेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये जंगें मुतासिर करती हैं। मिसाल के तौर पर यमन का इलाके का अगर आप देखें, वहाँ पे जैसे जंग की ही बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉस्ट इतनी बड़ी है कि वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी हो गई है। पानी बहुत बहुत डेंजरस लेवल तक पूरी दुनिया के, अगर आप देखें कि जो एक रैंकिंग होती है कि स्वेरेस्ट जो है वाटर स्कैर्सिटी इशू कहाँ हो सकता है, तो वो यमन में इस वक्त है, बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स हैपनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ। तो मरियम साहब, जो आपने बात की, ठीक है, जंग तो हमारी उम्मीद दुआ यही है कि बस सब ये ख़त्म हो और उसके बाद दुनिया अपनी नॉर्मलाइजेशन पे आए, लेकिन पानी तो अभी यमन में ख़त्म हुआ होगा, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में D-Day आ चुका है, दुनिया वाटर राशनिंग पे जा चुकी है, दुनिया इस बात पे जा चुकी है कि अब हमारे पास रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। माई क्वेश्चन इज, from Kyoto protocols to this COP 2025 2026 ब्राज़ील में होने वाली, पूरी दुनिया में कॉप हुई, फ्रांस में डिसाइड हुआ कि हम ये करेंगे, जो डिसाइड होता है उसके बाद बड़ी ताकतें उससे पीछे हट जाती हैं जब वो वापस अपने अपने मुल्क चली जाती हैं, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का हो, क्लाइमेट फंडिंग का हो, आपकी कार्बन एमिशन से जो नुकसान पहुंच रहा है उससे भरपाई करना हो दूसरे ममालिक को। क्या बड़ी ताकतें आज की डेट में सीरियस है इस बहुत बड़े मामले को लेकर? जी नहीं, अगर स्ट्रेट अवे में जवाब दूं तो बिल्कुल भी जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सीरियस नहीं हैं, क्योंकि अगर वो सीरियस होते तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन पे काम हो रहा होता, मीथेन एमिशंस को कम करने पे काम हो रहा होता, और जो ये जितने जो वॉरफेयर चल रही है उसको कम होने पे जो है वो कंट्रीब्यूशन प्ले हो रहा होता है, जो आपके पेरिस एग्रीमेंट है उससे वॉकआउट ना कर रहे होते, रिन्यूएबल्स की तरफ हम मूव कर रहे होते, और जितना जो स्ट्रेसर है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर उनको हम कम कर रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो रिसोर्सेज ना होने के बावजूद बहुत कुछ कर रहे हैं, और यूरोपियन ममालिक कुछ ऐसे हैं जो आपके बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं। चाइना ऐसा है जो आपके रिन्यूएबल की तरफ भी मूव कर रहा है, साथ ही साथ एयर क्वालिटी पे भी काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं, प्रो इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि टेक्नोलॉजी को लेके किस तरह से बेटरमेंट इन्वायरमेंट में आ रही है। कुछ जगहों पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि कम्युनिटी इंटरवेंशन से किस तरह आपके इन्वायरमेंट में बेहतरी आ रही है, और कुछ जगहों पर पॉलिसी इंटरवेंशन से किस तरह बेहतरी आ रही है। और अगर आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स या पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करें तो पंजाब इस वक्त इज़ डूइंग वेरी वेल, जो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के हवाले से उनके इनिशिएटिव्स हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें वो अवेयरनेस से लेकर प्रैक्टिकल उस पर अमल होने तक जो है वो इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है। तो जो एफर्ट्स हैं वो पॉकेट्स में हैं, स्मॉल साइजेस में हैं, फ्रैगमेंट्स में हैं, लेकिन हमें कलेक्टिव एफर्ट जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी एज अ सोसाइटी और बड़े ममालिक को भी कलेक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तभी ही हमें बहुत बिगर चेंज देखने को मिलेगा। और अगर आज हम कलेक्टिव एक्शन लेते हैं तो हमें 10 से 20 साल जो है वो अभी भी लग जाएंगे थोड़ा सा माहौल को बेहतर करने में, थोड़ी जो एमिशंस है उनको कंटेन करने में, जो टेम्परेचर चेंज है आपका उसको लिमिट करने में हमें टाइम लगेगा, उसको इन्वायरमेंट को रिवाइव होने में, इकोसिस्टम को रिस्टोर होने में। तो मज़ीद आपको बहुत सारे डेकेड्स दरकार हैं जिससे आपके माहौल में बेहतरी आएगी। राइट, मरीम साहिबा, आपका कार्बन एमिशन आप उसे कम कीजिए। हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो ममालिक बहुत ज़्यादा कोल पर रिलाई कर रहे हैं, जो ममालिक अपनी पेट्रोलियम मसनूआत पर ही रिलाई कर रहे हैं, अमेरिका जैसा मुल्क वेनेजुएला पर क्यों हमला करता है, क्यों चाहता है, ये सब हम जानते हैं। सो
जिनकी रिलायंस ही ऑयल पर है या पेट्रोलियम मसनूआत पर है, वो क्या करने जा रहे हैं? सो कितना प्रैक्टिकल लगता है? मदर अर्थ डे सेलिब्रेट करना हम सब के लिए एक अच्छी बात है, अवेयरनेस है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है कि हम इस तरफ जा भी सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ममालिक में आपको एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें आप पाकिस्तान को अगर सिर्फ देखें, मैं पाकिस्तान पर फोकस करना चाहूँगी मदर अर्थ डे पर, कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जो आपको तादाद है इस्तेमाल की, वो जितने पिछले 5 सालों में आपको देखने को मिली है इंक्रीज़, इतना शायद आपको पिछले 10 से 15 सालों में नहीं मिला था। और उसकी वजह ये है कि हम रिच हैं, सूरज सारा साल हमारे जो है वो रहता है, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्स आपके कम आते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह आप देखें कि कुछ और भी ममालिक हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा है, वहाँ पे विंड एनर्जी के थ्रू जो है वो काम हो रहा है। सिंध में आपको कुछ बेल्ट्स, कोस्टल बेल्ट्स पे आपको टर्बाइंस लगी नजर आती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने लगाई हुई हैं। तो इस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं पे आके ठहरता है, जैसा कि आपने भी बताया, कि जो रिच ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनको ज़्यादा करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना, फॉसिल फ्यूल से फेज आउट उसको करना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जो आपके फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं आपकी सोसाइटी में, आपकी गवर्नमेंट्स में, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, कि इट्स वेरी वेरी हार्ड टू ब्रेक देम डाउन। और हम रिन्यूएबल की तरफ जो मूव करने की बात करते हैं, अभी आपने कॉप की बात की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की, जो कॉप 31 टर्की में होने जा रही है। इससे पहले भी जो ब्राज़ील में हुई, आप देखें कि उसमें से 25 लोगों में से एक बंदा ऐसा था जो फॉसिल फ्यूल लॉबी में से था। तो आप देखेंगे निगोसिएशंस जहां पर हो रही होती हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, अगर वहां पे उनकी इतनी प्रेजेंस ये है, चाहे वो गवर्नमेंट डेलीगेशन की फॉर्म्स में आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के उसमें आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के थ्रू आ रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका काम है इन्फ्लुएंस करना। लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, ये लोग ऐसे लोग हैं, और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज़ इन जनरल, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुश करते रहें इन ममालिक को, हम कन्वर्सेशंस को जारी रखें, ताकि देखें कि पत्थर के ऊपर जब पानी गिरता रहता है तो शुगाफ पड़ ही जाता है इवेंचुअली। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं। आई होप कि हम वो शगाफ डालने वाले हो। मरियम, बस जस्ट वन लास्ट थिंग, कि अगर कॉस्टिंग के एतबार से भी देखा जाए, एक तेल के कुओं की एक्सप्लोरेशन, उसकी ड्रिलिंग, फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग, वो मतलब कि नाउ इट्स नॉट मिलियंस, इट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। वहीं पे इंस्टॉलिंग अ सोलर मैकेनिज्म, या फिर गोइंग इवन फॉर द विंड टर्बाइंस एंड ऑल, मैं तो अभी टाइडल पे जा ही नहीं रहा, दैट इज मच चीपर देन ये ऑयल वाली चीज़ें। फिर भी हम नहीं इस पे शिफ्ट होना चाहते। नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली, जनरली। क्यों? आखिर मसला क्या है? जी देखिए, जो लॉबीज़ की, जैसा कि मैंने आपसे बात की, जो ख़ास सेक्टर्स हैं, जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है अगर आप फॉसिल फ्यूल सेक्टर से जुड़े रहें। लेकिन इन जनरल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है रिन्यूएबल से। तो इट्स ये वॉर हमेशा से ताकतवर और जो आम लोग हैं उनके बीच ही रही है। तो इनको भी आप, ये जो फॉसिल फ्यूल लॉबीज़ हैं, इनको भी आप ताकतवर समझें, और बहुत ताकतवर होते भी हैं, तभी तो ये इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके पास पैसा है लगाने के लिए, तो उनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तभी वो इसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत चीप जो है वो उनको पड़ता है। जो लेबर कॉस्ट उनकी है जो आप बता रहे हैं, वो ऐसे ममालिक से वो लेबर लेके जाते हैं जहाँ उनको बहुत कम पे करते हैं, और इवेंचुअली उनको फ़ायदा होता है। तो इन जनरल सोसाइटीज़ की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, तो डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदेमंद है और आसान है रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना। लेकिन जो प्रेशर्स हैं, आपके लॉबीज़ बनी हुई हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो इसको इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो 1 to 2% जो आपके लोग होते हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, वो उनको ये ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं। इस वजह से ये सेक्टर अभी तक फ्लरिश कर रहा है। राइट, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सही बात है, फॉसिल फ्यूल पर जो मुल्क डिपेंड कर रहे हैं उनको देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है जो डिपेंड नहीं कर रहे हैं उनको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाना होगा। डिमांड नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। इसके साथ ही लेते हैं ब्रेक। विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक जनाब। हमने सोचा कि जाते जाते क्यों ना एक तो जो एयर डिफेंस जो है, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर, बदतरीन शिकस्त, और हमने अपने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है। अब उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस, दिस वाज द थिंग,
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ़ कर दिया। भाई 1 साल हो गया। साथ ही इस 1 साल में जो बयानिया भारत ने बनाने की कोशिश की है कि जी ऐसा हो गया, पाकिस्तान से ये लोग आ गए, ये हो गया, वो हो गया, आई एम जस्ट मेमोराइजिंग कि ये पूरा वाकया, क्योंकि वी वर टुगेदर, ठीक है, तो वो पूरा वाकया जो है हम याद करते हैं अगर, कि पहले जनाब किसी तरीके से भारत ने अपने ही ट्रेंड करदा लोगों को अंदर घुसाया, उसके बाद वहाँ उनसे फायरिंग वायरिंग करवाई, और उसके बाद उसका पाकिस्तान पे मलबा डाला, और मलबा डालने के बाद तो जंग ही कर दी। फिर पाकिस्तान ने बताया कि अगर आप फॉल्स फ्लैग करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर जो है आपको हम बताएंगे। तो फॉल्स फ्लैग का पाकिस्तान ने वो जवाब दिया कि एक तो भारत की नींदें हराम हुई, टिक्का के भारत को जो है खूब उनकी ठुकाई हुई, और अब सिचुएशन ये है कि भारत के जो सीडीएस हैं उन्होंने खुद ये कह दिया कि भाई अब अगले उसकी तैयारी करें, इसकी कोई बात हमसे ना करें। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे, उन्होंने तो मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। और इससे पहले भी जो कश्मीर के वज़ीर आला थे सत्यपाल मलिक, वो भी नरेंद्र मोदी को कह चुके थे कि ये जो भी काम करता है ये फॉल्स फ्लैग ही कराता है। नाउ द थिंग इज कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू होने वाली हजीमत और रुसवाई का सफर ताहाल जारी सारी है। एब्सोल्युटली। अब मैं सिर्फ इसमें फैसल ये ऐड करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली तो जख्म पर जो नमक है और मिर्चें हैं वो तब हुई जिस इस्लामाबाद को आप पहुंचे थे, तबाह करके चले गए थे, नूर खान बेस को आप तबाह करके चले गए थे, वहीं पर जेडी वैन साहब आए, उनकी पूरी टीम आई और यहाँ पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, और लाहौर में आजकल हम PSL कर रहे हैं जहाँ पर आपने कोष बना दिया था हमारा। तो बहरहाल ये है, और मेरे ख्याल में हमने क्या जख्मों पे आपके नमक छिड़कना है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब हर बार जब अपनी स्पीच में तैयारे आपके गिनवा देते हैं आपको कि कितने जेट्स पाकिस्तान ने गिराए थे। सो आई थिंक 9-0 अब इससे ज्यादा फैक्ट आपके लिए क्या ही। तो भाई हमारे यहाँ तो हम बहुत ही हैप्पी एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिस तरह से मार्का हक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जो है वो अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करें मेरे ख्याल में, और क्या ही कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। चलें इसी पे बात कर लेते हैं। दिफाई तज़्ज़कार ब्रिगेडियर अफजल हमारे साथ मौजूद है। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इट्स बीन इन ईयर नाउ, 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में पाकिस्तान ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई उसके समरात आज हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान की सिफारती महाज पे भी इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। सर, भारत जो है उसकी पोजीशनिंग आप कहाँ देखते हैं ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि अब तो अंदर से ही उनकी आवाज़ें उठ रही हैं फॉल्स फ्लैग की। इसमें जहाँ तक आपका सवाल है कि भारत की पोजीशन को मैं कहाँ देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इसको तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि विज़ावी पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है विज़ावी इट्स एलाइज इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कुछ कहने वाली बात नहीं है। जहाँ तक इंडियन चीफ के बयान का ताल्लुक है, तो वो अपनी पुरानी, जब कोई इंसान की कोई गलती होती है, कोई हार होती है, तो उसके जवाब तलाश करता है। तो उसके अब वो जवाब तलाश कर रहे हैं, जी उस वक्त हमारे पास ये था, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो मुझे नहीं समझ आती कि फ्रांस के उनके 5th जनरेशन के जहाज थे, तो वो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। सर, ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये एक्चुअली हम आर्मी में एक लफ्ज यूज करते हैं, it is not the gun, it is actually the man behind the gun which matters. तो ये वो हमारे जो शाहीन थे, जो बाकी लोग थे मुख्तलिफ मिसाइलों के पीछे थे, ये उनकी ट्रेनिंग, उनकी एक्सपर्टीज और हमारा मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और मुख्तलिफ महकमों का एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन था जिसने हमें वो रिजल्ट दिया। तो इनकी बातें आप सुनते रहें, ये बातें करते रहेंगे, ये पहले भी करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मकाम दिया है, चाहे वो संदूर की वजह से दिया है, और चाहे वो जो अब ईरान और US इजराइल की लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का एक रोल है, उसकी वजह से मकाम है। तो ये दोनों ही आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है विज़ावी इंडिया। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान
ऑपरेशन के बाद मार्का हक का तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने पर ना सिर्फ खुश है, सफारती सतह पर भी अपने आप को कामयाब बनाता चला जा रहा है। फैसल, इफ यू हैड आस्क्ड मी कि आप इंडिया को कहाँ देख रही हैं, तो आप इंडिया को कहाँ देख रही हैं? डाउनवर्ड्स। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत और आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।